नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के एग्रीकल्चर के इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 11वीं के अध्याय पहले भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं, महत्व एवं क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, उस पाठ्य पुस्तक के अनुसार हम पहला चैप्टर ये पढ़ेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत हम भारतीय कृषि का जो इतिहास देखते हैं उस इतिहास के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि भारत के अंदर जो कृषि की जो शुरुआत है वो किस प्रकार से हुई है। क्या भारत शुरुआत से ही प्राचीन समय में कृषि के बारे में उनको जानकारी थी, कहाँ से कृषि शुरू हुई है? तो देखा जाए तो हमको ऐसे प्रमाण मिलते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता के हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसे प्रमाण मिले हैं कि भारत के अंदर कृषि जो है वो हजारों वर्षों पूर्व की जाती थी। और जो हम खाद्य FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार, खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार, तो इनके अनुसार यहाँ के जो महानिदेशक थे जिनका नाम था KL मेहरा, तो खाद्य एवं कृषि अनुसंधान संगठन के निदेशक KL मेहरा के अनुसार ये बताया गया कि भारत के अंदर जब सरस्वती नदी का जो उद्भव का पता चला कि भारत में सरस्वती नदी बहती थी, उसी के साथ हमको ये पता चला, ये जानकारी मिली और ये प्रमाण मिले हैं कि भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश था जो दो फसलों को एक साथ लेने वाला देश है। दो फसलों को एक साथ लेने वाला, यानी कि एक ही खेत के अंदर दो फसलों को उगाया जाता था, जैसे गेहूं के साथ में सरसों। तो उसी प्रकार से KL मेहरा की जो रिसर्च है उसके अनुसार ये बताया गया कि खाद्य एवं कृषि अनुसंधान संगठन के अनुसार अगर हम देखें तो भारत के अंदर जो सभ्यता हमारी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता है उसमें प्रमाण मिले हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि भारत में जो कृषि है, अब कृषि शब्द की अगर अपन बात करें तो कृषि जो शब्द है ये कृष धातु से बना है। कृषि शब्द जो है वो कृष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है खींचना, आकर्षित करना, जोतना, है ना। तो जोतना शब्द यहाँ पर कृष धातु से तात्पर्य है खींचना या जोतना। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर मृदा को खींचते हैं, जोतते हैं, उसको भुरभुरा बनाते हैं, उसकी जुताई करके उसको कृषि योग्य बनाते हैं जिसमें फसलों की बुआई की जा सके। और हम कृषि शब्द को अगर हम अंग्रेजी का इसका जो वर्ड है उसको देखें अपन, तो एग्रीकल्चर शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है ना। इसमें दो शब्दों को अपन देखें तो एग्री या एगार और कल्चरा। ये एग्रीकल्चर जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है और जो दो शब्दों के संयोजन से बना है, एग्री या एगार या कल्चरा। तो इन दो शब्दों की अगर अपन बात करें तो एग्री का मतलब होता है मृदा, ठीक है ना, और कल्चरा का मतलब जो होता है वो है कृषि कर्म करना, कृषि कर्म करना। तो मृदा के अंदर जो कृषि कर्म करना है, इसके अनुसार हम खेत के अंदर क्या करते हैं, उस मृदा को बीजों की बुआई के लिए तैयार करते हैं और उसके अंदर कृषि कार्य जो है वो विभिन्न चरणों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से जब किया जाता है तो हमें फसल का उत्पादन प्राप्त होता है। बुआई से लेकर के उत्पादन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो चरणबद्ध प्रक्रिया है। तो कृषि जो शब्द है वो इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर जो इस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से जो कार्य हुआ। तो 1899 की अगर अपन बात करें, 1899 1900 वर्ष जो है, इस वर्ष के अंदर क्या हुआ कि भीषण अकाल की समस्या देखी अपन ने, अकाल पड़ा था उस समय। तो भीषण अकाल को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है ना,
वर्ष 1904 के अंदर, वर्ष 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई। भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई और इसके पश्चात अगर अपन देखें तो वर्ष 1905 में जो है, वर्ष 1905 के अंदर पूसा या फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई। फिप्स ऑफ यूएसए, ठीक है ना, जिसे पूसा संस्थान के नाम से जाना जाता है। तो पूसा का जो पूरा नाम है वो फिप्स ऑफ यूएसए है। और 1905 के अंदर बिहार राज्य के अंदर दरभंगा जो जिला है, दरभंगा जिला है, उस बिहार राज्य के अंदर दरभंगा जिला, और दरभंगा जिले में एक नदी बहती है जिसका नाम है गंडक नदी। गंडक नदी के किनारे इस संस्थान की स्थापना की गई थी। और यह संस्थान जो है, इस संस्थान को स्थापित करने के लिए जो जगह अनुदान में दी गई थी वो एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा दी गई थी। उसी की याद के अंदर इसका जो नाम है वो फिप्स ऑफ यूएसए रखा गया है। और हम बात करते हैं यहाँ पर वर्ष 1911 के अंदर, वर्ष 1911 के अंदर, तो वर्ष 1911 के अंदर इस संस्थान का जो नाम है वो इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रखा गया। और कालांतर के अंदर ये समय के साथ साथ 1919 की हम बात करें, वर्ष 1919 में, वर्ष 1919 के अंदर इसका नाम जो है वो बदल करके इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। और 7 नवंबर 1936 में, 7 नवंबर 1936 के अंदर क्या हुआ कि एक विनाशकारी भूकंप आया। और विनाशकारी भूकंप के कारण इस संस्थान की जो दीवारें हैं जो ये क्षतिग्रस्त हो गया और पूरी तरह से इसको फिर बाद में जो है 1936 के अंदर नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। 7 नवंबर 1936 में इसको नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। और इस संस्थान का जो नाम जो है वो कृषि अनुसंधान संस्थान के जो निदेशक थे, जिनका नाम था बीपी पाल, तत्कालीन निदेशक थे। और इसका नाम क्या रख दिया गया? कृषि अनुसंधान संस्थान रख दिया, कृषि अनुसंधान संस्थान इसका नाम रख दिया गया। और तत्पश्चात 16 जुलाई 1929 में इस संस्था ICAR की स्थापना की गई। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना की गई, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से इसको जाना जाता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।
तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई। और वर्ष 1960 के अंदर, वर्ष 1960 के अंदर यानी 60 के दशक की अगर अपन बात करें तो 60 के दशक के अंदर भी भारत के अंदर क्या हुआ कि भुखमरी का समय था, भीषण अकाल पड़ा था। और ऐसे अकाल के समय में जो है हमारे देश के अंदर जो है खाद्यान्नों की समस्या को सुनिश्चित करने के लिए तत्कालीन महानिदेशक बीपी पाल तथा आईसीआर के जो निदेशक थे, ये महानिदेशक और निदेशक जो है उन्होंने मिल करके एम.एस. स्वामीनाथन ने मिल करके, बीपी पाल और एम.एस. स्वामीनाथन ने मिल करके इसकी खाद्यान्न सुनिश्चितता की रूपरेखा तैयार की। खाद्यान्न सुनिश्चितता की रूपरेखा तैयार की। और 1966 से 1967 इस वर्ष में कृषि हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का सूत्रपात किया गया। और इस हरित क्रांति के जनक की अगर अपन बात करें तो विश्व के अंदर नॉर्मन ई बोरलोग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, विश्व में। और भारत में जो हरित क्रांति का जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन का अगर हम पूरा नाम की बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है? मनकोंबू सदाशिवन स्वामीनाथन। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है, ठीक है ना। तो हमें इनका नाम का जो एब्रिविएशन करके दिया हुआ है, संक्षिप्तीकरण, तो हम इसको नाम को जानते हैं कि ये इनका पूरा नाम जो है मनकोंबू सदाशिवन स्वामीनाथन था। और इन्होंने ये इनके सानिध्य में रह करके, इनके अंडरटेकिंग में रह करके, नॉर्मली बोरलोग के अधीन सानिध्य में रह करके इन्होंने भारत के अंदर जो है वो हरित क्रांति का सूत्रपात करवाया। तो 1960 का जो दशक है, उस दशक के अंदर देखें तो हमारे देश के अंदर वो कृषि से संबंधित बहुत सारी समस्याएं थी। और नॉर्मन ई बोरलोग जो है उन्होंने और स्वामीनाथन के साथ में भारत के अंदर इस हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया। और इन्होंने एक स्वामीनाथन ने नॉरिन 10 नामक जीन के ऊपर कार्य किया। और बोने जो किस्म के गेहूं हैं, बोने किस्म के गेहूं के ऊपर इन्होंने रिसर्च कार्य किया। और उस समय भारत के अंदर तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लाल बहादुर शास्त्री के समय की बात है कि भारत के अंदर बहुत सारी समस्याओं से, खाद्यान्न समस्याओं से भारत जूझ रहा था, भुखमरी की समस्या थी। और भारत में किसान भाइयों के लिए ये आह्वान किया गया कि हम खाद्यान्नों को बढ़ाएं। तो यहाँ पर हमने 3 क्षेत्रों पर बात किया, 3 चीज़ों पर फोकस किया। एक तो था उर्वरकों यानी कि रासायनिक उर्वरकों का यहाँ पर बढ़ावा हुआ। और उसके बाद में यहाँ पर कृषि यंत्र जो है उसके ऊपर ध्यान दिया गया, कृषि यंत्रों के उपयोग पर ध्यान दिया गया। और खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा, तो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि यंत्रों का और रासायनिक उर्वरकों का सहारा लेकर के 1966 टू 1967 में हरित क्रांति का सूत्रपात किया गया। और इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर ये सारी चीज़ों को ध्यान में दिया गया। अब इस चैप्टर के अंदर हम भारतीय इतिहास की, कृषि का जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम अगले टॉपिक के अंदर
जो इसकी शाखाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।